हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब जो है यूपीएससी सीएसई 2026-27 के प्रिपरेशन के तहत है मेंस के प्रिपरेशन को कंसंट्रेट करते हुए इंडिया इन 18 सेंचुरी को लेकर के डिस्कशन प्रारंभ किया गया था। और इसी के तहत किस प्रकार मुगलों का डिक्लाइन हुआ, जिसको लेकर के मेंस में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ में जो राइज ऑफ स्टेट्स, जिनमें मुगल उत्तराधिकार के तौर पर बंगाल, हैदराबाद और अवध का क्या होता है, अवध स्टेट का फॉर्मेशन होता है। एवं उसी समय दक्षिण भारत में एक स्टेट जिसे मराठा स्टेट कहा जाता है, क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, जो बाद में चल करके जो है एक नेशनल स्टेट या राष्ट्रीय जो है अवधारणा को प्राप्त करता है। हालांकि वो मुगल का उत्तराधिकार नहीं बन पाता है, अर्थात ये कि पूर्ण रूप से पूरे भारत पर उनका जो है शासन चलता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुगल सत्ता को चुनौती देते हुए उन्होंने जो है एक जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक स्टेट फॉर्मेशन का काम जो है मराठा के द्वारा किया गया था। इसके अलावा कुछ और ऐसे स्टेट भी उभर रहे थे, जिनमें अगर हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम की ओर जो है सिखों का जो स्टेट फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि रंजीत सिंह के समय काल में स्टेट फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसका भी एक क्या है ना इतिहास है। उसी इतिहास को प्राप्त करते हुए अंततः हमें देखने को मिला कि सिख स्टेट फॉर्मेशन हुआ। वहीं दक्षिण में 18वीं शताब्दी में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, न मैसूर स्टेट का फॉर्मेशन और डिक्लाइन, दोनों चीज़ें हमें देखने को अंततः प्राप्त हो रही है। तो आज जो क्लासेस है उसमें हम लोग सिख स्टेट का जो 18 सेंचुरी में सिख स्टेट का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे, और अंततः उसके पतन को भी लेकर डिस्कशन करेंगे, और मैसूर को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सिख स्टेट जो है उसका सिख स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सिख स्टेट की अवधारणा पूर्व में तो नहीं थी। 1469 में गुरु नानक देव जी के द्वारा जो है समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है उनके द्वारा जो है क्या दिया, उनके द्वारा जो है प्रयास किया गया, या उनके द्वारा जो है पंथ का उनके द्वारा प्रयास को प्रारंभ किया गया और समाज में उनके द्वारा कार्य किया गया। हालांकि बाद में जा करके जो है ये जो पंथ है वो क्या ना आकार में वृद्धि करने लगा। जैसे ही इसके आकार में वृद्धि हुई और जब मुगल सत्ता को इससे चैलेंज प्राप्त हुआ, तब क्या हो गया ना, मुगल और सिख जो है गुरु के बीच में कन्फ्लिक्ट होना प्रारंभ हो गया। ये कन्फ्लिक्ट हमें कब देखने को मिलता है? ये जो कन्फ्लिक्ट है वो अर्जुन देव प्लस जहांगीर के समय काल में जो है एक तीव्र रूप को प्राप्त हो गया। और इसके बाद इसका चरम सीमा हमें कब प्राप्त होता है ना, गुरु तेग बहादुर प्लस औरंगजेब के समय में इसका चरम सीमा हमें देखने को मिलता है। गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब के जो संबंध खराब हुए, उस संबंध के कारण 1675 में जो है उनको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। और इसके ठीक बाद जो पंथ है, इस पंथ में जो है क्या ना बदलाव आने शुरू हुए और इसका सैनिकीकरण करना जो है प्रारंभ कर दिया गया, जो कि गुरु हरगोविंद से प्रारंभ होता है और अंततः गुरु गोविंद के समय काल तक ये पूर्ण रूप से जो है स्थापित हो जाती है। अर्थात गुरु गोविंद जी के द्वारा इस पंथ को जो है इसका पूर्ण रूप से सैनिकीकरण कर दिया गया। और उसके साथ साथ जो है खालसा पंथ, जो कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने 1699 में खालसा पंथ भी जो है क्या किया ना स्थापित कर लिया और इस पंथ का सैनिकीकरण भी कर दिया। तो इस प्रकार गुरु अर्जुन देव का कन्फ्लिक्ट जहांगीर के साथ, गुरु तेग बहादुर का कन्फ्लिक्ट औरंगजेब के साथ, ये दर्शाता है कि जो पंथ है, जो सिख जो समुदाय थे, उन्होंने अपने आप में बदलाव लाया और उन्होंने मुगल सत्ता से स्वयं को रक्षा के लिए अपना क्या किया ना, अपना सैनिकीकरण करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए अब गुरु गोविंद सिंह जी के समय काल को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने इसके जो है सिख इस पंथ को उठाने के लिए और भी कई कार्य किए। एक तो खालसा पंथ स्थापित किया गया, साथ में केश कृपान जैसे 5 तत्वों को जो है रखते हुए पहचान स्थापित करने की जो है व्यवस्था भी की गई। तो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के समय काल में भी मुगल कन्फ्लिक्ट जो है क्या है जारी रहा। और अंततः बाद में जाकर के ये देखा गया कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने मृत्यु के बाद तक गुरु के पद को समाप्त कर दिया और इस पंथ को जो है ग्रंथों में और पंथों में निहित
कर दिया। गुरु का पद समाप्त होने के बाद सिखों के जीवन में क्या आया ना, एक सुव्यवस्थित सिस्टम या एक सोशल के साथ साथ जो है एक पॉलिटिकल पहचान स्थापित करने का जो प्रयास है वो क्या हो गया, अब जो है शुरू हो गया। इससे पूर्व हम देख पा रहे जब नानक देव जी के साथ जब ये जो सिख संप्रदाय की शुरुआत हुई उस समय इसकी जो अवधारणा थी वो दूसरे प्रकार की थी। अर्जुन देव से जो है ये टर्निंग पॉइंट लेता है जहां मुगल कन्फ्लिक्ट प्राप्त होता है। गुरु तेग बहादुर में ये कन्फ्लिक्ट चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है और फिर उसके बाद जो है अपने आप जो है सुधार लाते हुए या अपने में बदलाव लाते हुए अगले जो गुरु थे उनके द्वारा इसका क्या किया जाता है ना, सैनिकीकरण करना प्रारंभ किया जाता है। और इस संदर्भ में गुरु गोविंद जी के समय काल में ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने ही जो है गुरु का पद को क्या क्या ना समाप्त करते हुए आगे इसके लिए जो है ग्रंथ में इसके साथ साथ कुछ ट्रेडिशन को जैसे अमृत पिलाना, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस को बनाए गए जिससे कि सिख समुदाय क्या हो ना, एक पहचान इसे प्राप्त हो, एक सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता भी जो है इस समुदाय को प्राप्त हो, जो कि इस प्रकार के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए, तो ये गुरु गोविंद जी के समय काल का था। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार मुगल प्लस गुरु गोविंद सिंह का जो कन्फ्लिक्ट है वो जो है थोड़ा सा लेकर के डिस्कशन करेंगे। एक सिख स्टेट के तौर पर जो है प्रारंभ करने का जो प्रयास है वो गुरु गोविंद सिंह जी के समय काल में प्रारंभ हो गया था। 1699 में आनंदपुर में जो है एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ के जो लोकल जमींदार थे या जो लोकल सैनिकों से जुड़े हुए मुगल सैनिकों से जुड़े हुए सूबेदार थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो वे क्या हो गए ना, उनको जो है आनंदपुर का क्षेत्र क्या है छोड़ना पड़ा। 1704 में वो क्या किए ना, उसी समय काल के दौरान औरंगजेब के साथ एक समझौता होने का भी प्रयास हुआ, परंतु 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 में ही आगरा में जाकर के गुरु गोविंद सिंह जी जो है बहादुर शाह से मिलते हैं और ये वादा भी प्राप्त करते हैं कि उन्हें आनंदपुर लौटा दिया जाए। तो इस प्रकार एक प्रयास किया जाता है कि आनंदपुर में क्या स्थापित किया जाए ना, सिख स्टेट की स्थापना की जाए, जो कि गुरु गोविंद जी सिंह के द्वारा ये प्रयास जो है प्रारंभिक दौर में किया गया। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बंदा बहादुर के नाम के एक व्यक्ति के ऊपर आता है। इनके द्वारा सिख स्टेट की अवधारणा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो इसके बंदा बहादुर के समय काल में जो है सिख साम्राज्य के अंतर्गत में आ गए, जिनमें ब्यास और रावी नदी का जो क्षेत्र है वो आ गए, ब्यास और सतलुज नदी का जो क्षेत्र है वो भी इसके अंदर में आ गए। और इस समय देखा गया कि जो जमुना और रावी के बीच का जो बड़ा भाग है उस पर जो है बंदा बहादुर या जो है सिखों का क्या हो गया ना, एक प्रभाव स्थापित हो गया था। ठीक है, चलिए, साथ में बंदा बहादुर के द्वारा जो है नए कॉइन शुरू किया गया, नए कॉइन एवं मोहरों का भी प्रयोग स्टार्ट किया गया। बंदा बहादुर ने अपने दीवान, फौजदार, कारदार भी नियुक्त किए। इस प्रकार एक प्रशासनिक डेवलपमेंट, इसे हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिंग जो बिल्डअप्स है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसे भी निर्माण करने का जो प्रयास है वो बंदा बहादुर के द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है ग्रो होना प्रारंभ हुआ। लेकिन इस विद्रोह को सिख जो विद्रोह था उस विद्रोह को जो है पूर्व में तो जाटों के द्वारा समर्थन किया जाता था, क्योंकि जाट किसानों का एक बड़ा भाग जो वो सिख समुदाय से, सिख जो पंथ है उससे जुड़ चुके थे और वे हमेशा जो है इसके सपोर्ट, सिख जो आंदोलन था उसका सपोर्ट करते थे। लेकिन बाद में चल करके ये देखा जा रहा था कि जाट जो है सिखों से अलग होना प्रारंभ कर देते हैं और आपने देखा होगा कि चूड़ामन के नेतृत्व में भरतपुर के क्षेत्र में एक जाट राज्य की स्थापना भी हो जाती है। तो एक अलगाव देखने को मिलता है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जो सिख पंथ है उसमें दिल्ली और मथुरा के क्षेत्र में जो जाट फार्मर थे उनकी संख्या भी प्रचुर मात्रा में थी। खैत्री जो वर्ग थे, जो कि व्यापारी वर्ग थे, उनकी भी संख्या थी, साथ में सिखों की संख्या थी, कुछ इस क्षेत्र के अन्य लोगों की भी संख्या थी जो इस समुदाय में जुड़े हुए थे।
इन सभी का समर्थन जो है सिख समुदाय के साथ था और सिख आंदोलन के साथ भी था। लेकिन बाद में जाकर के हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो है अलगाव होना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। 1710 में क्या है ना, बहादुर शाह के द्वारा प्रयास किया गया कि सिख विद्रोह को कुचल दिया जाए। 1713 में फरुख सियर ने जो है अबू समद को क्या किया, अबू समद खां को जो है लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया और उसे जो है जाट विद्रोह को दमन करने के लिए या सिख विद्रोह को दमन करने के लिए कहा गया। जाटों ने जो है सिख विद्रोह को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि समर्थन दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि अपने आप को अलग करते हुए आगरा के क्षेत्र में आपने देखा क्या ना, भरतपुर राज्य जो कि चूड़ामन के समय काल में और बाद में चलकर सूरजमल के समय काल में जो है काफ़ी डेवलप किया था। हालांकि उसके बाद इसका पतन हो गया था, लेकिन जो है इन दोनों के समय काल में ये जो है जाटों ने एक अलग राज्य भी स्थापित कर लिया था। इस प्रकार 18वीं सेंचुरी का स्टेट आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जो है उत्तर पश्चिम उत्तर के क्षेत्रों में जो है पंजाब के क्षेत्र में सिख समुदाय का होना, इसके साथ साथ उनसे जाटों का अलग होकर के एक भरतपुर राज्य की स्थापना करना, ये सभी प्रक्रिया जो है हमें देखने को मिलता है 18वीं सेंचुरी में। चलिए, सिखों में जो है आंतरिक टकराव किस प्रकार प्रारंभ हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि जैसा कि आपने देखा, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि जो जाट समुदाय हैं वो इसमें से कुछ भाग अलग हो गए और वे एक राज्य बनाने की अवधारणा पर आगे बढ़ गए। साथ में खैत्री वर्ग जो थे वे जो है सिख समुदाय से अलग होकर के मुगलों से मिल गए। मुगलों के द्वारा इजारेदारी सिस्टम लागू किया था, अर्थात ठेकेदारी की व्यवस्था जो है मालगुजारी कलेक्शन के लिए किया गया था। खैत्री जो है एक व्यापारी वर्ग थे, वे जो ये जो कन्फ्लिक्ट था, ये कन्फ्लिक्ट मुगल प्लस जो सिख गुरुओं के बीच में या सिख समुदाय के बीच जो कन्फ्लिक्ट थे काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और खैत्री वर्ग को जो उनको लगने लगा कि उनके व्यापार में ये एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर आ रही है, तो वे क्या है ना मुगलों की ओर मुड़ गए और कई ऐसे खैतरी वर्ग थे वो क्या बन गए, ठेकेदार बन गए और इजारादारी व्यवस्था में सिस्टम में शामिल हो गए। तो एक आंतरिक संघर्ष की स्थिति जो है सिख जो पंथ है उसमें प्रारंभ हो गया था। चलिए, इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि इस जो घटना है, ये जो खैतरी वर्ग को लेकर के जो अलग होने की जो घटना है, इसका फ़ायदा जो है मुगल राजाओं के द्वारा भी उठाया गया। जैसे जो है फरुखसियर के समय काल में, जहांगीर शाह के समय में खैतरी वर्गों को जो है ऊंचे पद दिए गए और ऊंचे पद देते हुए उन्हें अपने वर्ग की तरफ मिला लिया गया ताकि सिख समुदाय को क्या किया जाए, कमज़ोर किया जा सके। तो इस प्रकार जो इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट था उसका फ़ायदा मुगलों ने भी उठाने का जो है काफ़ी कुछ प्रयास किया था। ठीक है, ये हमें जो है इस इतिहास यहाँ से जो इतिहास है उससे प्राप्त हो रहा है। चलिए, अब आगे बात करेंगे। बंदा के द्वारा अबू समद खां के सामने जो है 1715 में जो है क्या क्या देना कि आत्मसमर्पण कर दिया गया और फिर जो है 1716 में उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। ठीक, इसके बाद अफगान अहमद शाह अब्दाली का जो है एक आक्रमण भी हुआ पंजाब पर, लेकिन वे पंजाब को जो है संपूर्ण रूप से अपने अधीनता में लाने में असफल हुए। तो इस सभी चीज़ घटनाओं का एक ही अर्थ यह है कि 8वीं शताब्दी का जो हमें पंजाब प्राप्त हो रहा है वो क्या रह रहा है ना, वो थोड़ा सा अस्थिर, एक राजनीतिक तरीके से अस्थिर, सामाजिक तरीके से एक अस्थिर स्टेट प्राप्त हो रहा है। चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही बाद में जाकर के जो है सोशल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को क्या देता है, जन्म देता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो थे ही नहीं, अभी पॉलिटिकली पूर्ण रूप से इसका डेवलपमेंट हुआ भी नहीं था, एक विरोध मुगलों के साथ चल ही रहा था। तो इस दौरान समाज और इकोनॉमिकल जो कन्फ्लिक्ट है वो भी यहाँ लगातार चलता रहा और इस पर पूर्ण रूप से किसी भी जो है किसी के द्वारा सत्ता भी स्थापना जो है वो सफल भी नहीं हुआ। 1761 तक जो है सतलज से सिंध तक जो पंजाब का बड़ा भाग है उस पर जो है सिख समुदाय का जो है एक ही क्या पाया गया था ना, प्रभाव विस्तार, या हम कहेंगे कि कब्जा हो चुका था। तो एक बड़े क्षेत्र पर जो है 1761 तक जो है क्या है ना, इनका जो है प्रभाव स्थापित हो चुका था। आगे की घटना क्या कुछ पाई जाती है, आगे की घटना की जाती है कि सिखों में ही जो है नातेदारी संबंध, रिलेटिव संबंध से जो है मिसलों का उदय होता है। मिसल जो है ग्रुप जो है वो मिसलों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है और कहा जाता है कि 1770 तक 60 से भी अधिक मिसल थे। अब इस मिसल का कॉन्सेप्ट क्या है, मिसल का कॉन्सेप्ट सीधा है कि एक मिसल दूसरे मिसल पर क्या करते, अटैक करते या कोई अन्य राज्यों पर अटैक करते। तो जो लैंड उन्हें मिलता था वो लैंड का जो सर्वोपरि जो होते थे मिसल को उनको मिलता था, एवं बाकी सभी ऑफिशियल्स जो थे, अधिकारी थे, एवं नीचे डाउन लेवल तक उन सब में जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट होता था।
और ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था ये मिस्र में चलता था, जिस कारण मिस्र क्या हो गया, कुछ मिस्र उभर करके आ गए और अधिक से अधिक मिस्रों ने जो है क्या किया ना, राज्य का विस्तार भी किया। तो ये जो सिख समुदाय का या जो सिख समुदाय का जो मिस्र आने से उनके एरियाज में भी क्या है ना इंक्रीज हुए, ड्यू टू ये जो लड़ाई की पद्धति थी और जो एरियाज कैप्चर करने का जो पॉलिसी है वो मिस्रों के द्वारा आगे बढ़ा है। अब 1770 तक 60 से अधिक मिस्र थे, तो इस प्रकार जो पंजाब स्टेट है वो आगे भी बढ़ा। ठीक है, 8वीं शताब्दी में सिख सत्ता का जो है डिसेंट्रलाइजेशन हमने को देखने को मिला। और ये कब तक मिला, ये आपको देखने को मिला कि जब तक रणजीत सिंह जो कि सकूर चिकिया मिस्र से जुड़े हुए, उन्होंने आकर के इसे जो है ना संभाला, तब तक ये एक अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिला। 1798 और 99 में अफगान के जमुना शाह के नेतृत्व को जो है पंजाब के रंजीत सिंह के द्वारा असफल कर दिया गया। और असफल करने के बाद वे एक लीडर के रूप में, एक राजनीतिक नेतृत्व के रूप में जो है उनका क्या हुआ ना, उनका आगमन हुआ, या उनका जो है इस पंजाब के परिदृश्य में उनका जो है उनका क्या हुआ ना, उनका प्रभाव विस्तार होना प्रारंभ हो गया। अब उन्होंने जो है 1809 तक जो है अपने सेना का भी जो है क्या किया ना, यूरोपियन सिस्टम के आधार पर जो है उस सेना का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पंजाब के बड़े रीजन पर जो है देखने को मिलता है कि उनका अधिकार जो है उस समय तक पाया जाता था। और इसके अलावा 1809 में ही अंग्रेजों के द्वारा भी है उन्हें क्या दिया गया था ना, उन्हें प्रभुता संपन्न शासक जो है पंजाब का मान लिया गया था। तो एक प्रकार से रंजीत सिंह के आगमन से उन्होंने अपने सेना का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यूरोपियन सिस्टम के आधार पर बदला, सेना का आधुनिकीकरण किया और फिर पंजाब में एक प्रभुता संपन्न शासक भी बन गए। रंजीत सिंह ने मुगल एवं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कंटिन्यू रखा। क्या रंजीत सिंह ने कोई नई चीज़ लाए थे तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में? तो कहा जाता है कि मराठों से जो प्राप्त हुआ, लोकल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त हुए और मुगलों से जो प्राचीन काल से प्राप्त हुए थे, उन सभी एडमिनिस्ट्रेशन को मिला करके उन्होंने एक जो है कह सकते हैं ऑप्शन विकल्प के तौर पर एक मिक्सचर तैयार किया। इतिहासकार यहाँ पर कहते हैं कि उनका जो शासन का स्वरूप था वो राष्ट्रीय एवं स्थानीय सिस्टम का मिक्सचर बन करके जो है एक मोनार्क सिस्टम के और जो है एक मोनार्क को डेवलप करने के लिए उन्होंने इन 3 चीज़ों का सहारा लिया, मुगलों के सिस्टम्स को, मराठे सिस्टम्स को लेकर के। चूँकि मराठों का भी अटैक पंजाब में हो चुका था, बाजीराव प्रथम के काल में हुआ था, नाना साहब के काल में हुआ था, तो इन सिस्टम को मिला करके उन्होंने एक मिक्सर सिस्टम तैयार किया और अपने मोनार्की को जो है आगे बढ़ाने के साथ में जो उन्होंने केंद्रीय जो सिस्टम है अर्थात केंद्रीय सत्ता को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा जो है क्या किया गया ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली को अपनाया गया था। बचा खुचा कार कहा जाता है सांस्कृतिक स्थान पर जो है पहचान दिलाने के लिए या राज्य अवधारणा को बनाने में जो है खालसा के योगदान पाया जाता है, जिन्होंने लोगों को जोड़ते हुए सांस्कृतिक स्तर पर उन्हें जो है उन्हें राज्य की अवधारणा में क्या कर लिया ना, समाहित कर लिया और इस प्रकार राज्य का फॉर्मेशन हो गया। रंजीत सिंह ने अपने मृत्यु काल तक जो है 1839 तक जो है इस राज्य को बचाए रखा। रंजीत सिंह के दरबार की एडमिनिस्ट्रेशन में कई अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते थे, जिनमें राजपूत भी थे, जिनमें जो है मराठे भी थे, यूरोपियन सिस्टम्स भी था। इन सभी को एक सामंजस्य बनाते हुए रंजीत सिंह के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेशन में संतुलन बनाया गया और साथ में क्या किया गया, अपने मृत्यु के तक उन्होंने इस राज्य को संभाल करके रखा। बाद में चल करके ये देखा जाता है उनके मृत्यु के बाद सिख सरदार और शाही घरानों के बीच जब आंतरिक कलह शुरू हो गया तो अंग्रेजों को इस कलह का लाभ उठाते हुए क्लैशिंग का लाभ मिला और उन पर कब्जा करने में उन्हें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा और इस प्रकार सिख स्टेट जो है समाहित हो गया। ठीक है, तो ये था सिख स्टेट। इस दौरान जो है जाट स्टेट को लेकर के भी थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जाट जो समुदाय है वो दिल्ली से लेकर के मथुरा के रीजन में किसान के तौर पर ये पाए जाते थे। 1669 में जो है इनका पहला विद्रोह जहांगीर के काल में देखा गया। ठीक है, इसके बाद 1686 में भी पुनः जो है जाट रिवॉल्ट हुआ था। स्थानीय जमींदार के तौर पर गोकुल और राजाराम और बाद में चूड़ामन के नेतृत्व में जो है भरतपुर में जाट राज्य का निर्माण करने की प्रयास किया गया या राजवाड़े स्थापित किए गए। चूँकि इसका जो स्ट्रक्चर था, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था, ये जो है जमींदारी सिस्टम के आधार पर था। इन्होंने स्टेट के पूर्ण रूप से स्टेट फॉर्मेशन के और ये स्थापित नहीं कर पाए।
सूरजमल के द्वारा जो है काफ़ी हद तक जो है प्रयास किया गया था एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम बनाने का, लेकिन बाद में वो भी सफल नहीं हुए और बाद में चल करके इनका भी क्या हो गया, विलोपन हो गया। तो 18वीं सेंचुरी में आपने देखा कि किस प्रकार सिख स्टेट का उत्पन्न हुआ रंजीत सिंह के साथ, और फिर धीरे धीरे जो है आप ये भी देख पा रहे कि किस प्रकार एंड हुआ, जाट स्टेट भी बन करके आया या रजवाड़े बन करके आए। अब दूसरा दक्षिण भारत में एक और था, मराठे के बाद अगर हम किसी की बात करें दक्षिण में, तो वो थे मैसूर स्टेट। ठीक है, अब मैसूर स्टेट जो है ये भी काफ़ी प्राचीन काल से जुड़ा हुआ ये स्टेट कह सकते हैं, लेकिन उस समय इसका रूप कुछ और था। ये विजयनगर का एक प्रांत था, बाद में चल करके जो है बाडियाड वंश जो है जो कि एक स्वतंत्र राज यहाँ पर क्या बना गया ना, राजवाड़ा बन गए थे, जिनमें चिक्का देव जो बाडियार है उन्होंने अपने सैनिक शक्ति को कॉन्सेंट्रेशन किया और ये हैदर अली के समय में चरम सीमा पर पहुंच गया था। हैदर अली ने बाद में चक्कर चिक्का नंदराज को हटाते हुए अपना राज्य स्थापित किया गया और 1761 में वो क्या है वे हेड बन गए इस स्टेट के। नंदराज को हटाते गए, दलवाई नंदराज को हटा करके जो है मैसूर के उन्होंने सत्ता अपने हाथों में जो है अपना लिया। जैसे ही हैदर अली ने जो है अपने हाथों में हथा लिया, उन्होंने रिफॉर्म्स करना प्रारंभ कर दिया और तत्कालीन समय में रिफॉर्म्स ज़्यादातर जो है सबसे पहले जो है आर्मी रिफॉर्म्स होता है और आर्मी रिफॉर्म्स में यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि चूँकि इस समय काल में अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, सभी जो यूरोपियंस लगभग जो यूरोपियंस हमारे यहाँ आए थे वे हमारे भारतीय रजवाड़े को पराजित कर रहे थे। तो उनके जो सिस्टम थे, उनके जो सैनिक सिस्टम थे, उनके हिसाब से सभी कोई बदलना प्रारंभ कर दिया, जैसा रंजीत सिंह के समय काल में भी देखा गया। हैदर अली ने भी फ्रांसीसियों के तर्ज पर सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, रिजालों की विधि प्रयास की जिसमें एक निश्चित संख्या में सैनिक होते थे, हथियार होते थे। इसके कमानदारों की नियुक्ति डायरेक्ट हैदर अली के द्वारा ही किया जाता था। रिजालो व्यवस्था की शुरुआत किया गया। इसके अलावा जो है जो लोकल देशमुख थे, हैदर अली ने अपने शक्ति को वृद्धि कैसे किया ना, हैदर अली ने जो लोकल देशमुख जो सरदार थे या जो जमींदार थे और पॉलीगर किसानों को अपने साथ मिलाते हुए जो है अपने आप को और ऊपर लेकर के चला गया, अर्थात वे मजबूत स्थिति पर आ चुके थे। इस कार्य को टीपू सुल्तान ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन कहा जाता है कि टीपू के समय में एग्रीकल्चर और किसानों के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए गए। इतिहासकार ये मानते हैं कि टीपू के समय काल के दौरान इस राज्य के किसान जो है सबसे सुखी संपन्न थे और कहा जाता है कि टीपू ने कई कार्य किए। उन्होंने किसानों के साथ डायरेक्ट जो है लगान कलेक्शन की व्यवस्था की, इसके लिए ऑफिशियल्स रखे गए और नगद रूप में जो है वसूला जाता था। लगान जमीन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो है अनुसार अलग अलग होता था और इसके लिए एक सर्वेक्षण की व्यवस्था की गई, क्लासिफिकेशन भी किया गया और फिर जो है लगान निर्धारित किए गए। हिस्टोरियन कहते हैं कि जो संसाधनों की लामबंदी की जा रही थी, इसका कारण क्या था? तो उस समय काल में लामबंदी एक ही कारण होता है, वो था कि जो है एक केंद्रीकृत जो है व्यवस्था को बनाना ताकि सत्ता स्थापित हो सके और इसे बचाया जा सके, क्योंकि उस समय काल में मैसूर की जो स्थिति थी, इसके चारों ओर कई स्टेट थे जो मैसूर के विरोध में थे। एक तरफ निज़ाम, दूसरी ओर मराठे, तीसरे तरफ जो है अंग्रेज थे। तो ऐसे कई विरोधों के बीच में जो केंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो केंद्रीकृत सैनिक व्यवस्था को अपनाने के टीपू ने भी जो है लामबंदी की प्रक्रिया, संसाधनों की लामबंदी की, किसानों को मुफ्त जो है प्रति जमीनों को दी, जिसमें टैक्स फ्री कर दिया ताकि वो खेती करे और खेती के लिए अलग अलग सिस्टम अपनाए गए। इरिगेशन की नई व्यवस्था प्रारंभ किया गया, नए साधन बनाए गए ताकि इरिगेशन आगे बढ़े, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया गया और रेशम के पैदावार को बढ़ावा दिया गया, नए विनिर्माण को आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है टीपू के समय काल में। लेकिन कुछ इतिहासकार यहाँ आलोचना भी करते हैं कि जो टीपू की जो पॉलिसी थी अबाउट एग्रीकल्चर या इस स्टेट को लेकर के, वो थोड़ा रियलिटी से थोड़ा आगे था और जिसके कारण वो जो है आगे चल करके देखने को मिला कि वो असफलता की ओर आगे बढ़ा। तो कुछ इतिहासकार जहाँ टीपू के द्वारा अपनाए गए प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी को क्या करते हैं ना, समर्थन करते हैं। कुछ इतिहासकार वो इसे रियलिटी से दूर भी मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन टेक्नोलॉजी लाने के लिए अपने दूत को फ्रांस भी भेजे, सामुद्रिक व्यापार को बढ़ाने के लिए जहाजी बेड़ों को भी बनवाए और उन्नके ट्रेडिंग पॉइंट तो कई, नॉट ओनली इन इंडिया, अदर्स जो है आउटर ऑफ इंडिया जैसे मस्कट में भी उनके ट्रेडिंग पॉइंट स्थापित किए ताकि व्यापार को विकास किया जा सके। उन्होंने व्यापार पर काफ़ी ध्यान दिया।
मैसूर में चंदन की लकड़ी, चावल, रेशम, नारियल और भी कई चीज़ें थी जो कि व्यापार का एक मुख्य साधन बन चुका था टीपू के समय काल में। सीधी बात है, टीपू की योजनाएं जो है मैसूर स्टेट को उठाने में काफ़ी कुछ अहम भूमिका पाई जाती है। लेकिन टीपू को या मैसूर के लिए मैसूर के साथ क्या थे ना, उस समय काल में काफ़ी उस क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और इस संघर्ष में अपने आप को बचाए रखना ये एक बहुत बड़ा चुनौती था, जो आगे चलकर हम देख पा रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा 1799 में इस स्टेट का भी क्या किया जाता है ना, विलोपन कर लिया जाता है सब्सिडी अलायंस प्रोसेस के तहत। मैसूर अपने भू क्षेत्रों में निज़ाम, मराठे और अंग्रेजों से उन्हें फाइट करना, उनको साथ संघर्ष शुरू हुआ था। 1799 में जो हैदर अली के द्वारा जो प्रारंभ हुआ, हैदर अली ने कुछ क्षेत्रों में प्रयास तो किए, लेकिन टीपू के द्वारा जो 1799 अंततः अंग्रेजों के सामने पराजय उनको प्राप्त हुआ और श्रीरंगपट्टम अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए क्या हो गए ना, मारे गए। टीपू ने जो है टीपू अगर कुछ सुधारों की बात करें तो कहा जाता है टीपू ने मुगल सत्ता से पूर्ण रूपेण तो अलग नहीं, लेकिन कुछ हद तक फ्री उन्होंने अपने आप को रखा था। उन्होंने अपने सिक्के जारी किए थे, जुम्मे की नमाज में अपने खुतबे में अपना नाम शामिल कर लिया था, लेकिन पूर्ण रूप से मुगलों से वह फ्री नहीं हुए थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर टीपू ने मुगल सिस्टम्स को अपनाया था, तो टीपू ने अपने आप को फ्री स्टेट बनाया ऑन दी अदर जो स्टेट थे उसके मुकाबले, जैसे बंगाल, अवध और निज़ाम जो कि मुगलों पर ज़्यादातर संरक्षण और संरक्षित की भूमिका में थे, वहीं टीपू ने इस समय काल के दौरान एक अलग स्टेट बनाने की परिकल्पना की थी। हालांकि वो जो है बहुत हद तक सफल होता हुआ हमें नहीं दिखता है, लेकिन इनके प्रयास जो है काफ़ी मायने रखते हैं। टीपू का सारा जीवन जो है अपने स्टेट्स को बनाने में जो है युद्ध के तौर पर ही हम लोग देखते हैं, अलग अलग वार के तौर पर देखते हैं, और इनके जो इतिहास में इनके द्वारा जो काम रिफॉर्म्स है वो काफ़ी हद तक क्या होते हैं ना, छिप जाते हैं। तो ऐसे ही 8वीं शताब्दी का भारत था, जिसमें हमें आपने देखा कि सिख स्टेट, मैसूर स्टेट, और नीचे की ओर अगर जाएंगे तो त्रावणकोर का मार्तंड वर्मा के द्वारा अपनाया हुआ जो त्रावणकोर का स्टेट है। तो ऐसे ही जो है हम जो पाते हैं कि 18वीं सेंचुरीज में जो है इंडिया जो है क्या ना, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का मुगलों के जो है मुगलों का पावर जो है डिसेंट्रलाइज हो गया, तो अलग अलग स्टेट बन करके उभर करके आया। और इसी समय भारत के जो है भारत पर दस्तक दे रहे थे, यूरोपियंस का आगमन हो चुका था और ब्रिटिश दस्तक ने जो है बंगाल, कर्नाटक से लेकर के बंगाल, कर्नाटक में इनका प्रयोग हुआ, बंगाल में वे सफल हुए और बंगाल में सफल होने के बाद इन्होंने धीरे धीरे जो है क्या किया ना, पूरे भारत पर जो है अपनी सत्ता स्थापित करने में वे कामयाब हो गए। तो ये शुरुआत था। अब आने वाली क्लासेस में हम लोग जो है अंग्रेजों का साम्राज्य किस प्रकार निर्माण हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और फिर बंगाल पॉलिसी, कर्नाटक की पॉलिसी को लेकर के वो किस तरह आगे बढ़े उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।